हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लगरखा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। न्यूक्लियस न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। Then, material of nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. न्यूक्लियस को बेसिक डाई से स्टेन करने के बाद क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। द इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है तो उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? इंटरफेस न्यूक्लियस। इट हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। जो हमारा इंटरफेस न्यूक्लियस होता है वो हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज जो उसमें प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप में क्या होता है? दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर एनवलप में क्या होता है? टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 nanometer called the perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस का स्टडी किया तो हमको क्या देखने में मिला कि ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कैसे? टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होती है? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस कैसा बना हुआ होता है? टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स का बना हुआ होता है। इनके बीच में स्पेसिंग कितनी होती है? 10 to 50 नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन। ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है ये हमारा क्या है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये कितने का? 10 to 50 नैनोमीटर। ये क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हो गया हमारा और ये न्यूक्लियस का अंदर वाला पार्ट, तो इन दोनों के बीच में बैरियर का काम करता है। कौन? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो गया, है ना। बहुत सारे राउंड बॉडीज होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये जो डबल मेम्ब्रेन है वो बीच बीच में कहाँ है? बीच बीच में उसमें पोर्स बने हुए हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये पोर्स कैसे बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। और ये हमारी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का न्यूक्लियस का डायग्राम हो गया। देन आगे हम पढ़ते हैं द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किसके साथ कंटिन्यू होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और उसमें क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं। At number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membranes। न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप में जहां पे ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे बीच बीच में ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, तो जहां पे फ्यूज होती है वहां पे क्या बनता है? न्यूक्लियर पोर बन जाता है। These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules take place in both directions between the nucleus and the cytoplasm। ये न्यूक्लियर पोर बन गया। अब इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है? ये पैसेज का काम करता है, जिसके द्वारा आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स
दोनों डायरेक्शन में, कहां से कहां, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस में मूव करते हैं, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, है ना, नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस मिलता है। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। नॉर्मली क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन वेरिएशंस भी देखे गए हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस की क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। या ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कंटिन्यू हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ कंटिन्यू करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। अब ये जो हमारी डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, जो इसका ये कहीं कहीं पे मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्यूज कर जाते हैं दोनों आपस में, तो यहाँ पे पोर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, ये पैसेज की तरह काम करता है। ये आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराता है, कहां से कहां, ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक पाथ का फॉर्म कर रहा है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, erythrocytes of many mammals and sieve tube cells of vascular plants lack of nucleus, ठीक है। तो erythrocytes of many mammals and sieve tube cells of vascular plants, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो रहा है, न्यूक्लियस कहां अब्सेंट होता है, तो मैमल्स की, मैनी मैमल्स, नॉट ऑल मैमल्स, मैमल्स की एरिथ्रोसाइट्स में एंड वैस्कुलर प्लांट की सीव ट्यूब सेल्स में, इन दो जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है, इस न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इस फ्लूइड को। इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटिन, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को हम पूरे को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटिन, ठीक है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो किसके साथ कंटिन्यू करता है, जो हमारा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो किसके साथ कंटिन्यू करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, ठीक। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन यहाँ पे बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस क्या है, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, है ना। यहां से सीधा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का साइट क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। देन larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis। तो ऐसे सेल्स जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल्स जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस लगातार होती है उनमें न्यूक्लियोलाई का साइज भी बड़ा होता है और वो नंबर में भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरफेस न्यूक्लियस has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। तो हमारा जो इंटरफेस न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है, इंटरफेस न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस होता है हमारा, न्यूक्लियस when cell is not
डिवाइडिंग। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तब उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस न्यूक्लियस। तो जो हमारा इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कैसे होते हैं? लूज एंड इनडिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसमें जो हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है वो कैसे होते हैं? ये इस टाइप के, ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, बट आगे चलते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बट जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के अलग अलग फेज में सेल क्या शो करती है? अलग क्रोमोसोम के अलग अलग शेप हमको दिखते हैं। न्यूक्लियस की जगह पे हमको सेल डिवीजन के टाइम पे, न्यूक्लियस की जगह पे हमको सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेल होती है हमारी वो क्रोमोसोम्स, सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे हमको न्यूक्लियस के स्थान पे क्रोमोसोम्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल क्या शो करती है? स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। ठीक है, तो क्रोमैटिन में क्या क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स हमने देखे। क्रोमैटिन फाइबर्स में क्या क्या होता है? क्रोमैटिन में क्या क्या होता है? हमारा डीएनए होता है, प्लस हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, प्लस आरएनए होता है। ठीक है, तो क्रोमैटिन में क्या क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। क्रोमैटिन में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है और आरएनए होता है। नेक्स्ट, a single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes। तो सिंगल ह्यूमन सेल है। सिंगल ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। तो इसको सिंगल ह्यूमन सेल इसमें क्या होता है? 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। किसमें? 46 पेयर क्रोमोसोम्स में, 46 पेयर क्रोमोसोम्स है ना। तो सिंगल ह्यूमन सेल में जो 2 मीटर लंबा डीएनए होता है वो किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है? 46 पेयर क्रोमोसोम्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एवरी क्रोमोसोम visible only in dividing, है ना। क्रोमोसोम कब विजिबल होता है? only in dividing cells, essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc shape structure called kinetochores are present। ठीक है, एवरी क्रोमोसोम जो हमारी सेल डिवाइड हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर भी यहीं पे होता है। सेंट्रोमियर ये हमको डिवाइडिंग सेल में देखने मिलता है, सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इसके सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है इसके साइड में हमको क्या देखने को मिलता है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कैसा होता है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। जब सेल डिवाइड होती है तो जो डिवाइडिंग सेल होती है उसमें हमको क्या दिखता है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर है हमारा जो हमारा सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के साइड में हमको डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक, फिर सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। अब ये जो सेंट्रोमियर है वो क्या होल्ड करके रखता है? 2 क्रोमेटिड्स को। ये हमारे क्या हो गए? क्रोमेटिड्स। ठीक, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया, पहला टाइप मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ
टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो फर्स्ट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये हमारा क्रोमोसोम हो गया और ये हमारी टू इक्वल आर्म्स हो गई, मेटासेंट्रिक, ठीक है, ये हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। अब हम अगला देखते हैं, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। तो सब मेटासेंट्रिक का क्रोमोसोम्स कैसा होता है, ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया। इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के मिडिल से थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा दूर होता है। तो जिससे क्या होता है कि एक आर्म बड़ी हो जाती है और एक आर्म थोड़ी छोटी हो जाती है, थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, एक आर्म बड़ी और एक आर्म छोटी। फिर है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि in chromosomes the centrosome is situated close to its end forming one extremely short and one long arm। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, एक आर्म बहुत बड़ी बन जाती है, क्रोमोसोम की एक आर्म तो बहुत बड़ी होती है और एक आर्म ऐसी छोटी, ठीक है, बहुत ही छोटी, एक एक्सट्रीमली लॉन्ग एक एक्सट्रीमली शॉर्ट। अब है हमारा टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कैसा होता है, टर्मिनल। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल में होता है। एक अब हम एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं, ये क्या है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, है ना, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम के टाइप्स। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया, सैटेलाइट पार्ट हो गया। तो सैटेलाइट पार्ट, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन हमने पढ़ा था, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या था, जहां पे सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन हो रहा था। अब यहां पे ये क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो चलिए, sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constructions at a constant location। This gives the appearance of small fragment called the satellite, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मिलता है, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एक कांस्टेंट लोकेशन पे, जो स्मॉल फ्रेगमेंट का अपीयरेंस देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ये हमारा सैटेलाइट हो गया। अब ये आपको दिख रहा है सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एकदम मिड में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। ये क्या है, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि जो इसका सेंट्रोमियर है वो मिडिल से थोड़ा सा खिसका है, तो इस मिडिल से थोड़ा सा स्लाइटली अवे गया है, तो इसमें हमको एक शॉर्ट आर्म मिल रही है और एक लॉन्ग आर्म मिल रही है। अब सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या मिल रहा है हमको, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा छोटी आर्म और एक लॉन्ग, एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म मिल रही है, और ये हमारा क्या हो गया, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या है, आई शेप का क्रोमोसोम, आई शेप, ठीक है, सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पोजीशन पे चला जाता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।